राज्य के युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार, 20% खर्च उठाएगी सरकार। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों के बैकग्राउंड का होगा वेरिफिकेशन, बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है धामी सरकार। पीआरडी जवानों को मिलेगी छुट्टी, महिला पीआरडी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, जवानों की तैनाती शिक्षक योग्यता के आधार पर मिलेगी छुट्टी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का आया बयान सामने, बजरंग दल पर कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी, हमें युवाओं को जागरूक करना है। मौसम की दुश्वारियों के बीच तीर्थ यात्रियों में उत्साह, अब तक 3.52 लाख से अधिक कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड में डोली धरती, चमोली और रुद्रप्रयाग में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। लड़की के डंडेरी गांव में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची धरौनी वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इस मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। 3 दिन से लगातार भारी बरसात में नदी से निकलकर मगरमच्छ डंडेरी गांव में घुस गया था। तभी किसी ग्रामीण ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित NH-74 घोटाले के 10 आरोपियों के मामले में कोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए सभी आरोपियों की याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया। इस मामले में कोर्ट ने 24 अप्रैल को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि DP सिंह, अर्पण कुमार, संजय कुमार चौहान, विकास कुमार, भोलेलाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पलड़िया और अलग अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने ईडी के आदेश दिया था कि इनके खिलाफ अलग अलग शिकायतों के आधार पर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जाएं, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि आदेश गलत है। जो ईडी थी उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर से ये कहा था कि आप इसकी जगह 7 कंप्लेंट्स डालिए, ये एक कंप्लेंट ना डालिए, सेपरेट कंप्लेंट्स डालिए। तो जब उसमें सेपरेट कंप्लेंट्स आई, कुछ में हमें समन आया, हमने प्रोसीडिंग्स देखी तो हमें पता चला ऐसा ही कोई ऑर्डर हुआ है। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कहते हुए कि द लर्नड स्पेशल जज कुड नॉट हैव डायरेक्टेड 7 इन दिस मैनर, ही कुड आइदर एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, ही कुड नॉट हैव डायरेक्टेड दैट आप 7 सेपरेट फाइल करिए एंड रिटर्न द कंप्लेंट। तो उस पर हमारा प्राइमरी चैलेंज उस पर था, प्लस हमारा प्राइमा फेसी ग्राउंड पे भी एक थोड़ा चैलेंज था कि ये जो इनका पूरा केस था कि हम ये नहीं कर सकते थे, एज पर लॉ हम कर सकते थे। राजधानी देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन पार्क कर स्कूल में बच्चों को ले जाने वाले अभिभावकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। पहले दिन 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए, साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से घर ले जाते हैं। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या सड़क पर खड़ा करते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। अभिभावकों से पहले ही भी वाहन पार्किंग में खड़े करने का अनुरोध किया गया था।
देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे, जिसमें स्कूल को, अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। सीजीएम स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन, ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। उससे अन्य बच्चों का, स्कूल वैन का और बाकी व्हीकल जो आसपास से पास हो रहे हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के तहत हमने एक अभियान के तहत कार्रवाई छेड़ी है। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा नानकमत्ता प्रतापपुर नंबर 2 में अवैध रूप से निर्मित सरकारी भूमि पर एक मजार को ध्वस्त करने का कार्य किया गया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। मौके पर खटीमा क्षेत्र की तहसीलदार शिमांगनी बनायत तहसीलदार मौजूद थे। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित इमारतों को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नोटिस देने के पश्चात ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है ये प्रशासन का विषय नहीं है। उन्होंने कार्रवाई को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के अनुसार किया है। माननीय न्यायालय के आदेश है कि जो भी हमारे सरकारी रास्ते हैं या सरकारी जमीन भूमि है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है। लिहाजा इसी क्रम में हमने यहाँ पर चिन्हित किया तो एक पाया गया कि प्रतापपुर 2 में एक अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया, जो हमारे सरकारी रास्ता 6-2 की भूमि में दर्ज है। तो लिहाजा आज उसको हमने पहले भी 1.5 महीने का नोटिस दिया था कि आप इसको स्वयं हटा लें, लेकिन उनके द्वारा इसको हटाया नहीं गया। आज हम इस मौके में आए हैं और इसको स्वयं इसको हटा रहे हैं। इसका क्या धर्म मानता है, कौन क्या धर्म मानता है, ये हमारा विषय नहीं, उसकी प्राइवेट विषय है वो धार्मिक स्वतंत्रता उसकी है। लेकिन यह है कि सरकारी रास्ते में कोई भी ऐसा निर्माण ना हो धार्मिक, तो उसकी हम देख रहे हैं और उसके हम लिहाजा इस मजार को आज तोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में पीआरडी जवानों को छुट्टी व महिला पीआरडी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पीआरडी जवानों की तैनाती शैक्षिक योग्यता के आधार पर जरूरत के अनुसार सभी विभागों में टेक्निकल या फिर अन्य पदों पर हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में पीआरडी एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को हरी झंडी दिखा दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक एक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था। आज मैम पीआरडी एक्ट पास हुआ है, तो इस बारे में क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड, तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था। और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वही एक्ट का अनुपालन पीआरडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उसी का अनुपालन हो रहा था। और जिसमें कुछ ऐसी हमारे पीआरडी जवानों के लिए व्यवस्थाएं उसमें अनुमन्य की गई हैं, जैसे कि पहले पीआरडी केवल और केवल जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उनकी भर्ती हुआ करती थी। और साथ ही जो हमारी गर्भवती पीआरडी महिलाएं हैं वह भी अपना मातृत्व अवकाश जो है वह प्राप्त कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त एक आयु को लेकर भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि आयु सीमा जो है वो उस समय कम हुआ करती थी। वर्तमान में हमने 18 वर्ष से लेकर उसको 42 वर्ष तक का व्यक्ति जो है पीआरडीए में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकने की जो है आयु जो है वो 18 से 42 वर्ष रखी है। समलैंगिकता को लेकर भारत में विवाद की स्थिति बनी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कई लोग इस मामले में भारत सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार में उच्च शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समलैंगिकता का विरोध किया। साथ ही समलैंगिकता के प्रति युवाओं को जागरूक करने का आह्वान किया है। वहीं बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस की बात पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राम और हनुमान विरोधी है, कांग्रेस भारत से मुक्त हो रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का समलैंगिकता को लेकर कहना है कि हमें युवाओं को जागरूक करना है कि हमें समलैंगिकता हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
में उसको बच्चों को जागरूक करना है। इसलिए हम चाहते हैं जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, सबको जागरूक किया जाए कि भाई सेम सेक्स मैरिज जो है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, परंपरा के विरोध में है। हमारे यहाँ जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है, सभी के कुलपति यहाँ आए, सभी के HOD सभी यहाँ आए हैं और सभी ने इस बात पे चिंता की है कि भाई कल हमारे कॉलेज में अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो क्या किया जाएगा। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा ये रास्ता उचित नहीं है। मेल की शादी फीमेल से होती है, मेल की शादी मेल से नहीं होती है। फीमेल की शादी जो फीमेल से नहीं होगी, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? हमारी जो भाई बहन है, जो हमारी बहनें, उनका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है जो हॉस्टल में हमारे बच्चे रहते हैं वो मेल रहते हैं, मेल मेल का आपस में कहीं कल गलत संबंध भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को हमें सोचना है, विचार करना है और इसके लिए हमें जागरूक होना है। पौड़ी में रांसी स्टेडियम से किंगलाइश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन लगातार हो रही बारिश के कारण अब सक्रिय हो गया है। लैंडस्लाइड जोन में लगातार पत्थर दरक कर सड़क पर आ गए, जिससे ये मार्ग अब चौपहिया वाहनों के लिए बंद हो गया है। वही इस मार्ग पर भूस्खलन होने का खतरा लगातार बना हुआ है। बीते साल पहले ही यहाँ सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, जिसके बाद रखी गई सुरक्षा दीवार कुछ समय पूर्व ही ढह गई, जिसके बाद से इस लैंडस्लाइड जोन से पत्थर और मिट्टी लगातार दरक रहे हैं, जो इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। वहीं डीएम पौड़ी ने तत्काल ही सड़क पर गिरे मलबे को साफ करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं, ताकि सड़क यात्रियों के लिए खुल सके। वहीं लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट को लेकर लोक निर्माण विभाग को प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है, ताकि सक्रिय लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू हो सके। वहीं विधायक राजकुमार बौरी ने लैंडस्लाइड जोन का जल्द ट्रीटमेंट हो, इसके निर्देश लोक निर्माण विभाग अधिकारी को दिए हैं। इसमें पहले भी बात आई थी बरसात के सीजन में, और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात हुई और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था करें और जितने जैसे भी लगाने उनको लगाएं और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। डोईवाला के नागा ज्वालापुर के गांव बड़ोवाला में देर रात राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड ने किसानों के गन्ने और गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि पहले बेमौसम की बारिश ने गेहूं की फसल को बर्बाद किया, उसके बाद थोड़ी बहुत बची गेहूं और गन्ने की फसल को पार्क के जंगल से आए 20 से 25 हाथियों ने तहस नहस कर दिया है। पीड़ित किसानों ने कहा कि अब उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। शासन प्रशासन के साथ पार्क प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के साथ ही फसल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। नाम नरेंद्र सिंह, नागा ज्वालापुर बड़ोवाला। हमारी समस्या इस प्रकार से कि पहले तो बरसात ने फसल काटने नहीं दी, बारिश बहुत हुई, उससे नुकसान हुआ, बचा कुचा हाथियों ने पूरा ख़त्म कर दिया। इसे कैसे पूरा करेंगे? क्या बच्चे को खिलाएंगे अपने? क्या मालिक का देंगे जिसका है खेत? तो मुझे मेरी सरकार से गुजारिश है, वन विभाग से गुजारिश है कि यहाँ हाथी भगाने वाले जो स्क्वाड है जंगलात का वो रोज़ आए। आता नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो देखा नहीं है। होता तो इतना नुकसान नहीं होता है और या हमें कोई उचित मुआवजा मिले। जी, मेरा नाम संगीता है, मैं बड़ावाले की रहने वाली हूँ। ये देखो कि हाथी ने कितना नुकसान कर दिया है। पहले तो ये बारिश ने परेशान कर दिया, रोज़ बारिश काटने भी नहीं पाए फसल, और रात में पूरे 20-25 हाथी आके पूरा खेत नुकसान कर गए। अब ये बताएं कि हम क्या करें? क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या हम मालिक को दें? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को बुलेरो वाहन और मोटरसाइकिल वितरित किया। इस अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए जाने बुलेरो वाहन एवं मोटरसाइकिलों को फ्लैग ऑफ किया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस उद्देश्य से इको टास्क फोर्स का गठन हुआ था वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। लगातार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में इको टास्क फोर्स की अहम भूमिका है। फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं
पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है, और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर बता देते हैं, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ पथराव। खबर आपको हम बता रहे हैं, फर्जी वोटिंग को लेकर अमरोहा में हुआ पथराव। मारपीट का लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दर्जन भर से ज्यादा लोग पथराव की वजह से घायल हुए। मारपीट की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ पथराव। मारपीट की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव हुआ। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद है और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान था। जैसे कि आप तस्वीरों को अगर समझने की कोशिश करेंगे, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सीरप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीरप, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो ये घटना कब हुई और कैसे हुई? सही रखना दोनों हाथ से। सीरप, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अंदर आ जाओ। सीरप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पथराव हुआ है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा पथराव किया गया है। भारी संख्या में यहां पर पत्थर जो है वो ज़मीन पर पड़े नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड नज़र आ रहा है। प्रशासन मौके पर मौजूद था, उसके बावजूद भी यहां पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। सीरप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीरप, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? कितने बजे की ये घटना है और ये किस तरीके से ये घटना हुई? तो बिल्कुल बता दें, अभी जो गजरौला नगर पालिका में ये वोटरों के बीच में पथराव हुआ है, ये अभी से पहले की घटना है। जो बसपा जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, वो डाले जा रहे थे, लेकिन जो भाजपा के समर्थक थे उन्होंने खुद आपत्ति जताई, उन्होंने फर्जी वोट उन्हें साबित किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ पे लाठी डंडे और पथराव की स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने इस चीज को देख के भगदड़ मच गई पूरी तरह से और लोगों ने कहीं ना कहीं छुपकर अपनी जान बचाई। और आपको बता दें कि इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं अभी तक और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पूरी स्थिति को समझते हुए दोनों ही पक्ष की तरफ से फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो ताजा अपडेट क्या है शीराब? बिल्कुल बता दें, ताजा अपडेट ये है, नगर पालिका गजरौला में पुलिस मुस्तैद है। वहाँ पे एडिशनल एसपी और आला अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। वहाँ पे जाने के बाद में 4 लोगों को हिरासत में लेके और जेल जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ और चुनाव बिल्कुल अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था में चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें, मारपीट की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यहाँ पर जमकर प्रशासन के सामने आपको बता दें कि ये मारपीट की गई, पथराव किया गया है
तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हो। जिस हिसाब से पत्थरबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये घटना पहले से ही डिसाइड की गई थी, प्री प्लान थी, जैसा कि इसमें तस्वीरों में देखकर लग रहा है। और इसी बीच आपको ऋषिकेश से खबर बता देते हैं। ऋषिकेश से खबर, ऋषिकेश एम्स में Y20 कंसल्टेशन सम्मेलन शुरू हुआ है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, परमार्थ के पर्वाध्यक्ष चित्रानंद मौजूद, एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह भी मौजूद, मंत्री रेखा आर्य सहित विदेशी प्रतिभागी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दो दिनों के लिए चलेगा U20 समिट। बीस देशों के युवाओं को मिलेगा मौका। इंटरनेशनल लेवल पर है ये U20 कंसल्टेशन सम्मेलन। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है? Y20 यानी कि U20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है ऋषिकेश में। अनम्यूट कर लीजिए बसंत। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से G20 का सम्मेलन इस माह और अगले माह होने जा रहा है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर उसी के तहत Y20 यानी U20 विश्व के 20 देशों से जो यहाँ पर युवा आ रहे हैं, वो यहाँ पर योग, ध्यान और साधना के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में स्वास्थ्य किस तरह स्वस्थ रखा जाए, इस पर यहाँ पर मंथन होगा, इस पर चर्चा होगी और ये कंसल्टेशन होगा। यहाँ पर सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 देशों के जो युवा है वो यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ से उत्तराखंड की संस्कृति को भी समझेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो योग, ध्यान और साधना के लिए ऋषिकेश जाना जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर चुना गया है। देखिए, ऋषिकेश एम्स जहां मौजूद है, यहाँ पर ये समिट रखा गया और ये कंसल्टेशन और सॉल्यूशन का जो ये कार्यक्रम है, ये विश्व में किस तरह से जो यहाँ आकर के लोग समझेंगे और उसको लेकर के जाएंगे, इन्हीं से समझते, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहला सेशन योग, ध्यान और साधना का रहा है, मेडिटेशन का रहा है। उसके बाद यहाँ पर कई सेशन और होने हैं जिस पर चर्चा होगी और युवाओं को एक बेहतर मंच यहाँ पर दिया गया है, जिसके माध्यम से लोग स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक माध्यम जो बन रहा है, ये मंच वो साझा कर रहे हैं और इसके माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरह से युवा यूथ जो है वो इस स्वास्थ्य को अपने ठीक रख पाएंगे। एक बड़ा मंच है। और इनसे ठीक है बसंत, बात करिए, जरा इनसे बात करिए और समझिए कि क्या है इस कार्यक्रम का मकसद। जी, आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर, समझा? यूथ को लेकर, यूथ लीडरशिप को लेकर, जैसे आदरणीय मोदी जी जो है अध्यक्षता करते हैं G20 की, तो ऐसे Y20 करके ये प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, यूथ लीडरशिप से रिलेटेड अलग अलग सेशंस होंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें विभिन्न देशों से भी लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे देश के जो है भारत के भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें जो है फिजिकल फिटनेस को लेके, योगा को लेके, स्पोर्ट्स को लेके और आपका जो हेल्थ को लेकर, ऐसे काफी सारी जो विषय हैं उन पे चर्चा होगी, जिसमें काफी यहाँ पे जो अनुभवी और जो हमारे प्रबुद्ध जन लोग हैं वो इनके सेशन देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एडिक्शन को लेकर, क्योंकि अधिकतर नशे के जो लोग आदी होते हैं उस पर भी यहाँ पर विचार होना, मंथन होना है, उस पर भी एक डिस्कस निकला है किस तरह से जो एडिक्शन होता है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए पूरा जड़ से, इस पर भी चर्चा होगी। एम्स आप देख लीजिएगा, ये एम्स ऋषिकेश जो है संस्थान, उसमें ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और इसमें परमार्थ निकेतन जो है संस्थान वहाँ के का भी इसमें जो है ज्वाइंट वेंचर है एम्स के साथ, वो कर रहे हैं। तो इसमें भी मंथन किया जा रहा है। जैसे यूथ जो है नशे की चपेट में आजकल आ रहा है, तो उसको निकालने को लेकर और उसका कैसे काउंसलिंग किया जाए, कैसे उनको उस चीज से निकाला जाए, उस पर भी एक ये मंच जो है मिल रहा है। युवाओं को जो अपनी बात भी रखेंगे और जो प्रोफेसर, डॉक्टर लोग हैं, तो नशे से कैसे निकाला जाएगा उस पर भी एक स्ट्रेटेजी
को लेकर काम। देखिए, गौरव की बात है कि यहाँ भारत जो है वो मेजबानी कर रहा है G20 की, उसके साथ ही यहाँ पर Y20 की मेजबानी भी भारत कर रहा है। उसके साथ उत्तराखंड को भी यहाँ पर अवसर मिला है कि उत्तराखंड में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो लगातार यहाँ पर Y20 और G20 हो, उसके कार्यक्रम ऋषिकेश में हो रहे हैं और ये बड़ा गौरव की विषय है। और यहाँ पर जो एम्स है, यहाँ पर Y20 का जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर 20 देशों के जो युवा है वो यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो नशा है उसको खत्म किया जाए, जो एडिक्शन है, नशे के जो आदी लोग हैं उनको किस तरह से पूरी तरह से समाप्त किया, उस पर यहाँ पर विचार होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि योग ध्यान। बिल्कुल बसंत, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम है और काफी अच्छी पहल कह सकते हैं ऐसे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें Y20 यानी कि यूथ 20 कंसल्टेंट सम्मेलन का आयोजन जो है ऋषिकेश एम्स में किया गया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।